धीरे धीरे केंद्रित होते जा रहे हैं। संभव है कि 2-4 दिन में हम चर्चा को चुनावी चर्चा में ही तब्दील कर दें। आज भी हमारा विषय चुनावी है। कल देश के निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रिय किरदार सियासत के राहुल गांधी को नसीहत जारी की गई। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का पोस्टर बॉय, बड़ा चेहरा है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस के लिए अलग जगाने निकले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत इस समय प्रवास पर चल रहे हैं। उन राहुल गांधी को अपनी वाणी पर संयम रखने की नसीहत देश के चुनाव आयोग के द्वारा दी गई है। चुनाव आयोग ने समय समय पर उनके द्वारा दिए गए बयानों को खारिज किया है, कहा है थोड़ा ध्यान रखिए बोलने के संदर्भ में। अब चुनाव आयोग ने जो नसीहत जारी की है वो जारी की थी क्रिकेट मैच के संदर्भ में। वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप का फाइनल था, देश के लिए शान का विषय था, देश के लिए गर्व का विषय था। अहमदाबाद में आयोजन था, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस आयोजन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। राहुल गांधी ने तंज कस दिया, अच्छे भले लड़के जीत रहे थे, पीएम मोदी ने पहुंचकर सब गड़बड़ कर दिया और उन्होंने इसको पनौती मोदी कह के संबोधित किया। पीएम मोदी मतलब पनौती मोदी। तो कुल मिलाकर यह बात नागवार गुजरी कई लोगों को। लोगों ने कोर्ट में केस भी किए, कोर्ट ने जानना भी चाहा चुनाव आयोग से, भाई कर क्या रहे हो। चुनाव आयोग ने कुल मिलाकर इसे आपत्तिजनक माना और ये कहा कि भाई आप वाणी पर संयम रखें। अब चुनाव आयोग ने तो नसीहत दे दी, कांग्रेस को यह नसीहत स्वीकार नहीं हुई। कांग्रेस का कहना है कि ये सरासर पक्षपात है। ठीक है, हमारे नेता को आप नसीहत दे रहे हो, पर भारतीय जनता पार्टी को आप कुछ भी नहीं कहते, मोदी जी को कुछ नहीं कहते, अमित शाह जी को कुछ नहीं कहते। बयान तो वो भी बड़े आपत्तिजनक देते हैं। बजरंग बली के नाम पर वोट मांगते हैं तो आप आपत्ति नहीं करते हो, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हो। कुल मिलाकर कांग्रेस यह मानने के स्थान पर कि हमारे नेता ने गलत बात बोली, गलत भाषण दिया, गलत किस्म का संबोधन दिया, उसका कहना है कि हमने गलत किया वो तो ठीक है, पर इनकी गलती के संदर्भ में कौन बोलेगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आरोप प्रत्यारोप चलेगा या देश के नेता कहलाते हैं ये राजनेता। ये राजनेता अपनी वाणी संयम के माध्यम से समाज को कोई दिशा देंगे या इस प्रकार की वाणी का प्रयोग कर कर देश को लज्जित करने का काम करेंगे। मौलिक प्रश्न है, हमारा विषय है तोल मोल के बोल। इस संदर्भ में बात करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र शब्दों की मर्यादा को ही संप्रेषित करने वाला। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि जी शब्दे दुख ना लगे सोई शब्द उचार, तपत मिट्टी शीतल भया सोई शब्द तत्सार। अर्थात जिन शब्दों से दूसरों को कष्ट ना हो उनका ही उच्चारण करो, जिससे दुखी मनुष्य का संतप्त मन भी प्रसन्न हो जाए, ऐसी ही वाणी बोले। किसने कहा था ये बात कहा था महाकवि संत कबीर ने। कबीर की वाणी आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। हम सब विभिन्न मंचों से ये बात सुनते हैं, पर जो नेता हमें ये बात कहते हैं कि कबीर के कहे का अनुसरण करना चाहिए, वो खुद उसका अनुसरण करते हुए नहीं दिखते हैं, ये बात कितनी दुखद है। इसको अपने जहन में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ में प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ईशान त्यागी जी हमारे साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं। और तटस्थ राय देने के लिए संदीप चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत ईशान त्यागी जी से करते हैं। उनके नेता को कटघरे में खड़ा किया गया, नसीहत उनके हिस्से में आई, नसीहत के साथ में शिकायत देश भर के सामने कांग्रेस ने रखी। तो ईशान जी क्या कहते हैं, शिकायत ही करेंगे या इस संदर्भ में कुछ आश्वस्त भी देश को करेंगे कि हाँ गलत बोल जाते हैं, भविष्य में ऐसा गलत ना बोले कोशिश करेंगे और बाकी भी गलत ना बोले ऐसा कहेंगे, या कहेंगे हमने बोला तो क्या हुआ दूसरे भी तो बोलते हैं। तो क्या दिशा लेना चाहते हैं ईशान जी? हिमांशु जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मूल मुद्दा है, यहाँ पर मूल मुद्दा है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का। जी, अगर संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष होके, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो सरकार हो, उनको सब संवैधानिक संस्थाओं का क्यों बनाया जाता है? वो सरकार की भी उतनी आलोचना करें, वो विपक्ष की भी उतनी आलोचना करें, वो सभी चीजों को एक चेक एंड बैलेंस बना के चले, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं को बनाया गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे 2014 के बाद से संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग है वो बढ़ गया है। चाहे आप सीबीआई को उठा लीजिए, चाहे आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को उठा लीजिए, चाहे आप इनकम टैक्स को उठा लीजिए, और अब तो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि निर्वाचन आयोग को भी उठा के मोदी जी की सरकार ने बिल्कुल ऐसे कर लिया है जैसे वो उन्हीं का तोता हो।
दूसरी बात देखिए यहां पे ये है कि जब आप निष्पक्ष उसकी बात करते हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं, मैं कुछ आपको पद की गरिमाएं देखिए, जो प्रधानमंत्री का पद होता है उसकी एक गरिमा होती है, एक मंत्री होता है उसके पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को भूलना नहीं चाहिए। अगर आप उसको बढ़ा नहीं सकते पद की गरिमा को, तो उसको कम भी नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ वाक्य बता देता हूं जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे, आपने भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया, मैं आपको बता देता हूं, तो एक बार और बता देता हूं और उसमें एडिशन कर देता हूं। जी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये किसने बोला था? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था। दीदी, ओ दीदी, ये किसने बोला था? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था। वो इस तरह से महिलाओं का सम्मान करते हैं। पुलवामा पे आपने भी बताया, ये पुलवामा के जो शहीद थे, उनके नाम पे वोट मांगने का काम प्रधानमंत्री रहते हुए माननीय मोदी जी ने किया। उसके बाद उन्हीं के मंत्रियों की बात सुन लीजिए, किसने बोला था? देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश को। हम तो बोल भी नहीं पाते हैं यहां पर ये वाली इस तरह की बातें जी। तो ये किसने बोला था? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला था। ये किसने बोला था कि कपिल मिश्रा कहते हैं आप खाली करवा दीजिए, नहीं तो हमें अपने आप ही आना पड़ेगा। तो ये सब चीजें भी निर्वाचन आयोग को देखनी चाहिए, अपने संज्ञान में लेनी चाहिए और इन पे एक्शन करना चाहिए। अच्छा ईशान जी, मैं दो बातों पे आपसे हस्तक्षेप की उम्मीद करता हूं इस मामले में। एक तो ये कि आपने बताया कि देखो भाजपा के नेता, यहां तक कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पर भाजपा के साथ सहूलियत यह है कि जब आपके नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो जहां जहां शिकायत हो सकती है वहां वहां शिकायत लेके पहुंचते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और अदालत से फैसला लेकर आते हैं। आप भी तमाम वकीलों को राज्यसभा में भेजने का उपक्रम करते हैं, ठीक ठाक बिठा रखे आपने। वो तमाम नेता हैं जो दरी वरी बिछाते हैं, पसीना बहाते हैं, वो राज्यसभा में नहीं पहुंचते हैं। जो अदालत में दलीलें ठीक दे लेते हैं ना, कांग्रेस के पास में भी तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो राज्यसभा में शोभा बढ़ाते हैं। तो आपसे जानना ही है कि ये भाजपा के नेताओं को अदालत में खड़ा करने, उनके खिलाफ आदेश लेने में आप सफल क्यों नहीं होते हैं? भाई अदालत सरकार के खिलाफ आदेश दे रही है, ठीक ठाक किस्म के आदेश दे रही है, आप चूक क्यों जाते हैं? एक तो सवाल ये है। दूसरा, आपसे जानना ये चाहता हूं कि भाई आप महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करने वाले राजनीतिक दल रहे हैं जिनका पूरी दुनिया में सम्मान है। महात्मा गांधी ने तो संदेश ये दिया था कि कोई आपके एक गाल पर चाटा मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुरंत अपना हाथ उसके गाल पर रसीद कर दो। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि अगर वहां से अपशब्दों का इस्तेमाल है तो उसके लिए जरूरी हो गया है कि आपकी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण राजनेता राहुल गांधी अपने बयानों के कारण कटघरे में खड़ा रहे। क्या आप इस बात की हिमायत करते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व करता है, जैसे प्रधानमंत्री के तौर पर कहा जाता है, उसको पनौती मोदी कह के संबोधित किया जाए? क्या आपको लगता है कि ये शब्द का इस्तेमाल जायज है देश के प्रधानमंत्री के लिए? इस भाषा के इस्तेमाल से राहुल गांधी समाज में अपने समर्थकों के बीच सम्मान हासिल करेंगे? या आपको लगता है हाँ, विचारणीय योग्य है, बचना चाहिए, सभी को बचना चाहिए, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, वामपंथी हो, कोई भी हो, ऐसी भाषा के इस्तेमाल से संयम का परिचय देना चाहिए? हिमांशु जी, मेरा उत्तर ले लीजिए इस पे। उत्तर इसमें ये है, देखिए कि मैं तो उत्तर दूंगा अपने शब्दों का, जो हमारे नेता ने हमारे मोदी जी के लिए शब्द यूज किए हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बोलेंगे, तो जो मैंने अभी सारी बातें बताई उस पर भी एक बार पूछ लीजिएगा, एक सवाल मेरा ले लीजिएगा यही वाला, और यही सवाल आप ही पूछेगा, निष्पक्ष होके और बेबाकी से पूछेगा कि क्या वो माफी मांगेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने पद की गरिमा गिराने वाली बातें की थी। अब आइए हमारे शब्दों पे। शब्द था पनौती। क्या देश की अर्थव्यवस्था पे पनौती नहीं लगी हुई आज की डेट में? क्या महंगाई की पनौती से नहीं जूझ रहा है हमारा देश? क्या हमारे जो देश के नौजवान हैं वो बेरोजगारी की पनौती से नहीं जूझ रहे हैं? तो ये सब पनौतियां किसने लगाई हैं? ये सब पनौतियां हाँ, ठीक बात है। संदीप जी के पास जाऊंगा तब इसका जवाब ले लूंगा। पर ईशान जी क्या बात कर रहे हो? मतलब बेरोजगारी जो है मोदी जी के प्रधानमंत्री आने के बाद ही देश में आई, उससे पहले तो हर व्यक्ति अपनी जेब में 3-3 अपॉइंटमेंट लेटर लेके ही घूम रहा था। थोड़ा हम जिस विषय की संजीदगी के साथ बात करना चाहते हैं ईशान जी से, उस पर आपसे उम्मीद थी। आपने मुझे इसका उत्तर नहीं दिया कि भाई आप भाजपा के नेताओं को कोर्ट में क्यों नहीं घसीट पाते,
क्यों वहां से उनके संदर्भ में दिशा निर्देश नहीं ले पाते? दोबारा आऊंगा तब इसका उत्तर दीजिएगा, पर अभी मुझे शरद जी के पास जाना, और शरद जी जानना ये है, आरोप यह है कि कुल मिलाकर संस्थाओं का मन माफिक इस्तेमाल करने में आप सिद्धस्त हो चुके हैं। इतने तमाम मुद्दे उठाकर बताए, एक व्यक्ति की विवाहित पत्नी के संदर्भ में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड उचित है? सवाल है। विधवा? सवाल है। जर्सी गाय? सवाल है। दीदी ओ दीदी? सवाल है। तो क्या कहते हैं इसके संदर्भ में? कुछ सोच पाते हैं शरद जी? राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में कहीं आप भी उस शब्द की मर्यादा को तो नहीं भूल रहे जो भारतीय जनता पार्टी संस्कृति की, शुचिता की हिमायती रही है? अटल बिहारी वाजपेयी के उद्बोधन मिसाल के तौर पर देखे जाते हैं। सुषमा स्वराज की विद्वता के लोग कायल रहे हैं। वहां पर इस प्रकार की भाषा को लेकर आप कटघरे में खड़ा हो, सवालों के घेरे में आए, त्रिवेदी कितना दिल दुखता है आपका? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं कहूंगा कि त्यागी जी बधाई के पात्र हैं। जिस पार्टी ने संसद का जो सम्मान किया था सन 76 में, वो सबको पता है। उसके बाद इन्होंने किस तरह न्यायपालिका का सम्मान किया शाबानो केस में, वो भी सबको पता है। और जो एजेंसियों का क्या इस्तेमाल किया है वो तो एक ही उदाहरण मैं आपको दे दूं। बड़ा बजे और शाम को 4 बजे स्टालिन जी के बेटे, जो डीएमके के अध्यक्ष थे उस समय, उनके बेटे को कस्टम ऑफिसर्स ने उठा लिया। और जब हमारे प्रेस ने और हमारे बाकी लोगों ने उस पर बवाल किया तो उसके बाद वो कस्टम ऑफिसर छोड़ के भागे। किस तरह एजेंसीज का इस्तेमाल किया इन्होंने, वो इसमें कोई मतलब हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही, आपका एक चैनल का नाम है कि इन्होंने क्या। शरद जी, एक बार बीच में रोकना चाहता हूं, हालांकि ये विषयांतर हो जाएगा, पर आपने बात ऐसी कह दी कि मेरा मन मान नहीं रहा पूछने से। आज आपको इस बात की कितनी ग्लानि है कि स्टालिन को जब गिरफ्तार किया गया था तब आप उनकी पैरवी करने के लिए खड़े हो गए थे? क्योंकि आजकल बताते हैं सनातन धर्म को समाप्त करने का बेड़ा स्टालिन के परिवार ने उठा रखा है। तो शरद जी, इस बात को लेकर आप कितनी खिन्नता आपको है कि कहां हम स्टालिन के लिए खड़े हो गए थे, कहां डीएमके के लिए खड़े हो गए थे? जिस सनातन धर्म को आप इस देश की नहीं दुनिया की धरोहर मानते हैं, उसको एड्स, कोड, खाज, ये डीएमके ही बताती है। थोड़ा इसमें भी बोल ही दीजिए। नहीं, देखिए, जो उन्होंने गलत किया उसकी हम खिलाफत करते हैं, तब भी करी थी और अब भी हम करते हैं। लेकिन अगर उनके साथ कुछ गलत, कोई हमारे वो परस्पर दुश्मन नहीं है, वो एक पार्टी है, उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो हम उसका विरोध करते हैं। हम भी राजनीतिक दल हैं। लेकिन जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया गया था 2013 में, वो सवेरे 11 साढ़े 10 बजे तक उनके कोई समस्या नहीं थी जी। लेकिन समर्थन वापस लिया। 4 बजे इन्होंने जो एजेंसियों का सही इस्तेमाल करके उनको अरेस्ट करने वो पहुंच गए थे। तो किस तरह आप इनके तो इंदिरा जी के पति परमेश्वर ने तो खुद बताया था कि किस तरह मुंद्रा को सपोर्ट करने के लिए जो वो कांग्रेस को फंड देते थे, उनको बचाने के लिए एलआईसी के फंड का इस्तेमाल किया गया था। वो तो उनके पति परमेश्वर ने खुद ही कहा है, फिरोज गांधी जी ने ये बात कही है। तो कौन सी एजेंसी का कैसे इस्तेमाल करना है वो कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं जानता है। इनको 45 साल का हुनर है इस फील्ड में। तो ये सब चीजें इन्हें पहले से पता है। लेकिन अब ये है कि आज इनको एकदम से इस चीज का ज्ञान प्राप्त हो गया है कि साहब ये बड़ा अत्याचार हो रहा, बड़ा गलत हुआ है। तो ये, लेकिन कम से कम त्यागी जी खुद इस बात को मानते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि साहब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर शरद जी, आपने अपने नेताओं के संदर्भ में कुछ कहा नहीं भाई राहुल गांधी को नसीहत क्यों मिलती है? भाजपा के नेताओं के संदर्भ में कोई नसीहत, कोई मार्गदर्शन क्यों नहीं आता? शरद जी, इसके संदर्भ में भी तो आपसे टिप्पणी चाहिए ना भाई। कैसे कैसी बातें बोल जाते हैं आपके नेता? ये किसी चीज से क्षुब्ध है तो इनके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। इन्होंने तो जो कहा उस पर कोर्ट ने फैसला कर दिया है। ईसी ने भी कह दिया है कि साहब इस तरह की आप टिप्पणी ना करें तो बेहतर है। मतलब जहां प्रधानमंत्री को एनाकोंडा, कुत्ते का बच्चा, हिटलर, मिसोलिनी, मतलब कोई ऐसा नाम नहीं है धरती पे किसी गुंडे, मतलब दूर दराज के भी गुंडे बदमाश का जिसका नाम जो है भारत के प्रधानमंत्री का नहीं रखा गया है। तो ये इनको सोचने की जरूरत है। लेकिन त्यागी जी अगर इस बात को मान रहे हैं तो हमें इसकी बहुत खुशी है इस बात की। तो शरद जी, कुल मिलाकर अपने नेताओं के शब्दों के संदर्भ में केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि भाई अदालत का दरवाजा खुला, जाके कह लो। तो शरद जी, जिस भारतीय जनता पार्टी को संघ से पोषित माना जाता है और वो संघ जो संस्कारों की पाठशाला के तौर पर समाज में सम्मान पाता है,
उससे निकले हुए तमाम राजनेता भाषा के स्तर पर मर्यादित रहें, यह अपेक्षा अगर समाज कर रहा है तो इसके संदर्भ में आपकी दलील यही है शरद जी, ये अपेक्षा गलत है और अगर हम गलत कर रहे हैं तो अदालत जाओ, हमारे से शुचिता की उम्मीद मत करो, यही दलील है शरद जी आपकी? शायद सत्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार इस तरह के बयान जो है जहां कोई पब्लिक डिबेट होती है, कभी कभी इस तरह के गलत शब्द इस्तेमाल होते हैं, उसमें नेता माफी भी मांगते हैं, लोगों ने माफी मांगी है, ऐसा नहीं। और राहुल जी ने तो खुद ही जो हमारी न्यायपालिका में जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी है। तो ऐसी अगर चीजें होती तो माफी मांग लेनी चाहिए, उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो राजनीति में या पब्लिक लाइफ में है उनसे कई बार इस तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। तो कुल मिला के शरद जी अभी भी राहुल गांधी ने माफी मांगी है, इसका उदाहरण देना चाहते हैं? अपनी पार्टी के संदर्भ में उनकी दलील यही है, हो जाता है। तो संदीप जी आपके पास आता हूं, क्या कहते हैं आप? वक्त के साथ हम लोगों को भी मान लेना चाहिए, क्यों चुनाव आयोग खामखा में कपड़े फाड़ा रहा? देखिए शरद जी ने कितनी शानदार किस्म की दलील दी है। अब ठीक है भाई, राजनीति में कभी कभी शब्द निकल जाते हैं, इग्नोर कीजिए, जस्ट इग्नोर्ड। ये चुनाव आयोग क्यों नहीं इग्नोर करता? देखिए हिमांशु जी, ये चीज तो जग जाहिर है कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसमें ये चीजें आती हैं, और जैसे जैसे चुनावी माहौल देश के अंदर बनता है, जब लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, ये चीजें उठाई जाती हैं और जोर शोर से उठाई जाती है। और ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारे देश की ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें इस तरीके के नेता नहीं है, और ये हमारी राजनीति का एक हिस्सा है। जब मौका होता है, मौके पे चौका मारते हैं। अगर हमारे नेता को तालियां बजवानी है तो वो किसी के ऊपर कुछ भी बोल सकता है, कभी भी बोल सकता है। अगर देश के प्रधानमंत्री को नीच कहा जा सकता है तो कुछ भी कहा जा सकता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि केवल एक ही पार्टी पर हम उंगली उठा दें या दूसरों को छोड़ दें। मुलायम सिंह जी ने यह भी कहा था बलात्कार के मामले में कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो मैं किस किस की आपको गिनवाऊं? हाल ही में नीतीश कुमार जी का बयान एक वायरल हो गया था कि वो बच्चों के रिलेशन को लेकर के, तो मतलब थुक्का फजीती हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिशियन कराते रहते हैं, इस तरीके की स्टेटमेंट आती है, लेकिन जागरूकता आनी चाहिए। अगर संदीप जी एक बात जानना चाहता हूं मैं आपसे, इस बात पर आपका मन कितना दुखी होता है कि जिन बयानों पर नेताओं को शर्मिंदगी होनी चाहिए, लज्जित होना चाहिए, उसके स्थान पर वह बचाव में दलील ये देना चाहते हैं कि मैंने बोला तो क्या हो गया, सामने वाला भी तो बोला था। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल हिमांशु जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इसमें सुचिता आएगी। जिस तरीके से अभी रमेश विदुड़ी जी का टिकट कटा, उन्होंने एक मुस्लिम एमपी के लिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था, तो इसमें ऐसे लाठी चलाई जानी चाहिए पार्टियों की तरफ से जिसकी आवाज भी ना और काम हो जाए। तो मुझे लगता है सुचिता आएगी, ऐसा नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है संदीप चौधरी जी ने कि लाठी ऐसी हो कि आवाज भी ना आए और काम भी हो जाए। तो मैं वापस ईशान जी आपके पास आता हूं, जिस बात को मैंने अधूरा छोड़ा था आपके पास कि भाई वकीलों की ठीक ठाक टोली आपके पास है, उनको स्थान भी आप ठीक ठाक देकर रखते हो, यानी कितने केटीएस तुलसी से लेकर विवेक तनखा जी तक तमाम नामचीन नाम आपके पास हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विशेषकर उसके नेताओं के बयानों पर निगाह और कार्रवाई के संदर्भ में आपको भी थोड़ा और धारदार होने की जरूरत है, बजाय इसके ये विलाप करने की एजेंसियां हमारे पे ध्यान देती हैं? भाई एजेंसियां इसलिए ध्यान देती हैं कि भाजपा के नेता आपके नेताओं के बयानों पर बड़ा ध्यान देते हैं। जहां आपके मुंह से कोई शब्द निकला तड़ से याचिका आ जाती है, आप इग्नोर कर जाते हो। क्या कहते हो? थोड़ा होमवर्क मजबूत होने की जरूरत है। तड़ से एक याचिका आई थी और राहुल जी को इन्होंने घर से निकालने की साजिश करी थी, अपने उनकी सांसदी छीन ली थी। और आपने देखा होगा कि हमारे उन्हीं वकीलों ने लड़ाई लड़के और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जोर से एक थप्पड़ लगाया सरकार को कि आप इस तरह से उनकी सांसदी नहीं छीन सकते, वो असंवैधानिक है। दूसरी बात, अभी देखिए आप, इन्होंने बात करी एजेंसियों के दुरुपयोग की। अभी 3 हफ्ता भी नहीं हुआ जब चंडीगढ़ में अनिल मसीह ने देखा हमने किस तरह से वोट कैंसिल किए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने। अब आइए, इन्होंने बात करी और बाकी नेताओं की एजेंसियों के दुरुपयोग में। शुभेंदु अधिकारी, ईडी की जांच शुरू होती है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। हेमंता बिस्व शर्मा पे ईडी की जांच होती है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं।
अजीत दादा पवार, जिनके नाम पे ये बड़ा उछलते हैं महाराष्ट्र में, वो इनके साथ। ईशान जी, मैं बहुत माफी के साथ हस्तक्षेप कर रहा हूं। मेरा विषय आज इस कार्यक्रम में एजेंसियों के दुरुपयोग पर नहीं है। हम बात कर रहे हैं समाज के अंदर नेताओं के संदर्भ में जो देश को दिशा देते हैं, उनकी भाषा की शालीनता को लेकर। और ईशान जी जैसा प्रबुद्ध प्रवक्ता जब हमारे साथ है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ऐसी बातें इस चर्चा में रखेंगे जो हमारे दर्शकों को सोचने विचारने के लिए बाध्य करेगा। थोड़ा आप इस संदर्भ में रोशनी देंगे कि क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें जिन राजनेताओं से समाज में प्रेरणा प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है कि समाज इनके मार्ग का अनुसरण करेगा, समाज इनके अनुसार दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा, वो भाषा के स्तर पर एक शालीनता का, संयम का, सदाचार का परिचय देंगे। क्या ईशान जी इस दिशा में कोई मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं? उस राजनीतिक दल से आप संबद्ध हैं जिसमें शास्त्री जी थे, नेहरू जी थे, गांधी जी थे, तिलक जी थे। ईशान जी सवाल इस बात को लेकर है, थोड़ा दीजिए ना, इस पर मदद कीजिए हमारी। बिल्कुल हिमांशु जी, हमारी पार्टी तो 100 साल पुरानी पार्टी है। और आप देखिए कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को भी, और चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अपने पद की गरिमा नहीं गिनानी चाहिए उनको भी। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी पद की गरिमा नहीं गिनानी चाहिए। और किसी भी नेता को, चाहे वो हमारे दल से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के दल से हो, किसी भी दल से हो, उसको शब्दों की मर्यादा में रह के ही बात करनी चाहिए और एक गरिमा रखनी चाहिए अपने पद की। लेकिन मैं अपने ही 2 शब्दों पे आ जाता हूं। आप चलिए जी। राहुल जी ने जेब कतरा बोला और पनौती बोला जी। मैंने पनौती आपको गिनवा दिया कि देश की अर्थव्यवस्था पे पनौती लगी हुई है, रोजगार पे पनौती लगी हुई है, महंगाई की पनौती देश पे लगी हुई है आज की डेट में। और जेब कतरा भी देखिए, इस संदर्भ में कहा गया है कि जिस तरह से विषयों से भटकाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आम जनमानस के मुद्दों को छुपाने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो उसी तरह से एक जेब कतरा चोरी करने से पहले, अपने मित्रों को फायदा देने से पहले वो लोगों का ध्यान भटकाता है और उसके बाद तुरंत से आम जनमानस से चोरी करके अपने उद्योगपति मित्रों को दे देता है। मैं तो इसको भी बोल रहा हूं कि हां, मोदी जी ने यह काम किया है। तो कुल मिला के ईशान जी का मानना है कि बोला तो क्या गलत बोला, पर ईशान जी इस बात से थोड़ी आपत्ति तो है, जो 140 करोड़ देशवासियों के बीच जनादेश के तहत चुना हुआ शख्स हो, वो शख्स किसी मैच को देखने के लिए पहुंचा और वो मैच अगर हम हार गए तो उसका संदर्भ में ये कहा जाए कि चूंकि मोदी जी पनौती है वो आए इसलिए हार गए, और इसको आप जायज़ ठहराएं। आपको अपने इस दलील पर विचार करना चाहिए। लेकिन मैं वापस शरद जी आपके पास आना चाहता हूँ और इस बात को लेकर मलाल के साथ जानना चाहता हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं को सुनने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते थे और उसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होते थे, अटल जी की आम सभा, बलराज मधोक की आम सभा, इनको सुनने के लिए समर्थक तो आते ही थे, उससे बड़ी संख्या इन जनसभाओं में विरोधी समर्थकों की भी होती थी, विरोधी दल के नेताओं की भी होती थी। कहां जा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आप देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। आपसे तो उम्मीद कर सकते हैं ना, शुचिता के नए प्रतिमान गढ़ेंगे या भाषा के स्तर पर यहां उतरेंगे? हिमांशु जी देखिए, ना तो संघ ना पार्टी इस चीज की कोई इजाजत देती है, और जब भी इस तरह की कोई घटना घटती है तो पार्टी अपने स्तर पे भी जो है कार्रवाई करती है, इसमें कोई गुरेज नहीं है हमको कहने में। लेकिन आप देखें कि जिस तरह की घटनाएं आजकल घट रही हैं कि चैनल पे जो है मारपीट हुई है, आपने खुद ही देखा होगा चैनल पे लोगों ने क्या आपस में जो प्रवक्ताओं के बीच में मारपीट हो गई है, फिर बीच बचाव कराया गया है। तो हम लोगों को इससे गुरेज करना चाहिए, इस तरह की घटनाओं को सख्त शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए, इस तरह की घटनाएं ना घटे इसको हमें इंश्योर करना चाहिए। लेकिन इस तरह के जो पहले कुछ घटनाएं घटी हैं उस पर खेद व्यक्त करते हैं, कोई भी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए किसी की पार्टी किसी से भी। तो शरद जी भी वापस इस बिंदु पर आ गए हैं कि हाँ, शब्दों के संदर्भ में संयम का परिचय राजनीतिक दलों के नेताओं को देना चाहिए। दरअसल ये किसी पार्टी विशेष के संदर्भ में विषय है ही नहीं। कुल मिलाकर राजनीति में हमारी अपेक्षा क्या है? समाज की अपेक्षा यह है कि वह ऐसा आचरण प्रस्तुत करेंगे जो देशवासियों को प्रेरित करेगा सदाचार के मार्ग पर चलने के संदर्भ में। अगर भाषा के संदर्भ में हम अशिष्ट हो जाएंगे तो बाकी आचरण के संदर्भ में उम्मीद कैसे करेंगे? ये सवाल सबके जहन में। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में चुनाव आयोग को ऐसी नसीहत किसी भी राजनेता को देनी पड़े, ऐसा दृश्य देखने को हमें नहीं मिलेगा। यह विषय किसी दलगत
आधार पर नसीहत देने का नहीं, बल्कि कुल मिलाकर अपनी भाषा के संयम के आधार पर समाज को दिशा देने का होगा। इस उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है आज के शेर का, तो हमारा आज का शेर इन हालातों पर कुछ यूं है कि बड़ों के दरमियां बैठा हुआ है, बड़ों के दरमियां बैठा हुआ हूं, नसीहत पर नसीहत आ रही है। शकील जमाली ने जो ये बात कही थी, ये बात अभी राहुल गांधी पर मुफीद है, लेकिन ये बात सच है कि आपत्तिजनक बयान केवल राहुल गांधी के स्तर पर नहीं, बल्कि सभी दलों के स्तर पर अधिकांश राजनेताओं के होते जा रहे हैं। वो राजनेता जो समाज में बड़ी सम्मान की निगाह से देखे जाने चाहिए, वो इन बयानों के कारण कहीं ना कहीं अपना सम्मान खो देते हैं। क्या वह अपने सम्मान के संदर्भ में सचेत रहेंगे? वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेंगे? सवाल है, इसको उत्तर मिलना चाहिए। पहला समय है याद लेने का, तो मुझे दीजिए सवाल का।